ड्रामा की स्टार्टिंग में हम जेनी को देखते हैं जो हमारी फीमेल लीड है। अभी वो हॉस्पिटल आई होती है और तभी वो यहाँ पर अपने हस्बैंड शैन को किसी और लड़की और उसके बेबी के साथ देख लेती है और सोचती है कि ये तो उसकी एक्स फियांसी है जो कि अब 2 साल बाद वापस आ गई है, तो क्या ये बेबी उन दोनों का है। वो तुरंत ही उसे कॉल करती है और पूछती है कि तुम कहाँ पर हो। तो शैन जवाब में कहता है कि मैं कंपनी के काम में बिजी हूँ, तो हम बाद में बात करते हैं। जेनी ये सुन के रोने लग जाती है कि वो कैसे उसे साफ झूठ बोल रहा है। फिर वो तुरंत ही उसके सामने जाती है और कहती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम कंपनी के अलावा भी कोई दूसरी जॉब करते हो। शैन तो कह देता है कि मैंने कहा ना कि हम लोग घर चल के बात करेंगे, और फिर वो चला जाता है। इसके बाद जेनी घर पे होती है और शैन उसके पास डिवोर्स एग्रीमेंट लेकर पहुंचता है और उसे कह देता है कि अब शीन वापस आ गई है तो मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। ऐसा बोलकर वो एग्रीमेंट को उसके पास फेंकता है। फिर जेनी यहाँ पर रोते हुए उससे पूछती है कि क्या तुम 2 साल से मेरे साथ बेबी करने से इसलिए मना कर रहे थे क्योंकि तुम्हारे पास पहले से ही तुम्हारा और शीन का बेबी है। ये सुनते के साथ ही शैन यहाँ पर सोचने लगता है उसके डॉक्टर ने उसे बताया है कि उसकी जो बीमारी है वो जेनेटिक है। अगर वो बेबी करने की कोशिश करेगा तो उसका जो बच्चा होगा उसे भी सेम वही बीमारी होगी और फिर वो भी ज़्यादा दिन तक जी नहीं पाएगा और मर भी सकता है। शैन ये सब याद करते हुए इसे कह देता है कि इन सब का जिशिन से कोई लेना देना नहीं है और मैं बस तुम्हारे साथ बेबी करना ही नहीं चाहता हूँ। जेनी और रोने लग जाती है और कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये बात बहुत ही ज़्यादा रेडिकुलस है, क्योंकि 2 साल पहले तुम ही वो थे जो मुझसे शादी करना चाहते थे और मैंने तुम्हें कोई फोर्स नहीं करी थी, और अब तुम मुझे कह रहे हो कि तुम्हें डिवोर्स चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें दे रही हूँ। और फिर वो डिवोर्स एग्रीमेंट पे साइन कर देती है और इसे देते हुए कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मुझे तुमसे ना कोई घर चाहिए ना कार चाहिए, अब तुम अपनी नेक्स्ट वाइफ के साथ खुश रहना। ऐसा बोलकर वो चली जाती है और हम देखते हैं कि वो तो रो ही रही होती है और यहाँ पर शैन भी रो रहा होता है और वो अपने डॉक्टर की कही हुई बात याद करता है कि जो उसकी हार्ट की बीमारी है वो बड़ी होती जा रही है और वो अब ज़्यादा दिन तक जी नहीं पाएगा, और अगर वो सर्जरी करवाता है तो ज़्यादा चांसेस नहीं है कि सर्जरी सक्सेसफुल जाएगी। अब यहाँ पर शैन को उल्टी होने लगती है और फिर हम देखते हैं कि वो हॉस्पिटल में सर्जरी के लिए चला जाता है और अपने असिस्टेंट से पूछता है कि मेरी वाइफ कैसी है। तो असिस्टेंट बताता है कि अब आपकी वाइफ कहाँ चली गई इस बारे में हमें बिल्कुल नहीं पता और हम बिल्कुल भी उन्हें ट्रैक नहीं कर पा रहे। फिर ये जानकर तो शैन बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है और बीमार होने लगता है। फिर इसी के साथ ही हमें डायरेक्ट 6 साल बाद का सीन दिखाते हैं। जेनी यहाँ पर अपने 3 बेबीज और अपनी फ्रेंड के साथ अब्रॉड से वापस आई होती है और फिर हम देखते हैं शैन भी यहाँ एयरपोर्ट पर होता है और वो जेनी को पीछे से जाते हुए देखता है और सोचता है कि वो उसे जानी पहचानी लगी। शैन काफ़ी शॉक होता है कि उसकी हार्ट सर्जरी सक्सेसफुल हो गई, लेकिन आखिर अचानक से उसे फिर से ये पेन क्यों हुआ। फिर हम देखते हैं जेनी यहाँ घर पे होती है और उसका बेटा बाव उसे इस बारे में बताता है कि उसे उसकी ड्राइवर की जॉब के लिए पिकअप का ऑफर आया है, तो वो काम करने जाना चाहती है या नहीं। तो जेनी कहती है कि ऑफ कोर्स मैं जाऊंगी। तभी इसकी फ्रेंड कहती है कि तुम इतनी अमीर हो, तुम्हारे पास लग्जरी कार है, लग्जरी घर है और इतनी फेमस डिजाइनर हो, अच्छी खासी जॉब कर रही हो, तो भी आखिर तुम्हें ये ड्राइवर की जॉब क्यों करनी है। जेनी बताती है कि वो तो मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे अलग अलग गाड़ी का एक्सपीरियंस लेना पसंद है और ताकि मैं एक और अच्छी डिज़ाइन बना सकूँ, इसलिए। फिर इसके बाद जेनी अपनी ये ड्राइवर वाली जॉब करने के लिए जाती है और तभी उसे पता लगता है कि वो जिसकी गाड़ी यहाँ ड्राइव करने के लिए आई है वो कोई और नहीं शैन है। दोनों ही एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं, पर फिर जेनी देखती है कि जिशिन भी इसके साथ होती है और वो जेनी को देखकर बहुत ही चिढ़ने लगती है और शैन से कहती है कि क्यों ना हम अपना ड्राइवर चेंज कर ले। तो कहता है कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। फिर जेनी यहाँ इन लोग की कार ड्राइव करने स्टार्ट करती है और जिशिन कहती है कि शैन तुम पीछे बैठो और मैं ये पार्टीशन भी कर देती हूँ ताकि तुम आराम से रेस्ट कर सको और तुम्हें हमारी बातों की वजह से स्ट्रेस ना हो। फिर शैन जेनी को देख नहीं पा रहा होता है तो थोड़ा अपसेट होने लगता है और यहाँ पर जिशिन जेनी को काफ़ी सारी बातें सुनाने लगती है। उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि देखो तुम्हारे कपड़े कितने सस्ते हैं और मेरे पास कितने महंगे, और देखो 6 साल हो गए और तुम एक ड्राइवर की जॉब कर रही हो। अगर तुम्हारे पास कपड़े नहीं है तो बताओ, मैं तुम्हें दिला देती हूँ टिप के तौर पे। जेनी, मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि तुम यहाँ पर जानबूझ के आई हो ना शैन के सामने अपने आप को दिखाने के लिए, ताकि तुम दोनों के बीच में वापस कुछ स्टार्ट हो सके, लेकिन अब ये सब नहीं होगा। तुम्हें पता है तुम्हारे उसे छोड़ के जाते ही मैं और वो साथ हो चुके थे और अब तो मेरा और शैन का बहुत ही अच्छा रिलेशन चल रहा है, तो तुम हमारे बीच में आने की सोचना भी मत। जेनी ये सुनकर बहुत ही गुस्सा होती है और तुरंत ही कार रोक देती है। फिर शैन भी यहाँ पर शॉक हो जाता है और पूछने लगता है कि क्या हो गया है। जेनी तुरंत ही कार से निकलती है और जिसिन को चिल्लाते हुए कहती है कि तुम ना बहुत ही डिस्गस्टिंग हो, तुम दोनों ही मेरे सामने कभी मत आना क्योंकि तुम लोग को देखते के साथ ही मुझे डिस्गस्टिंग फील होता है। ऐसा बोलकर जेनी इसके ऊपर अपना जैकेट फेंक कर जाने वाली होती है तो जिसिन गुस्से में इसे थप्पड़ लगाने लगती है। तो जल्दी से यहाँ पर शैन उसका हाथ रोक लेता है और चिल्लाता है कि अब तुम्हारा बहुत हो गया।
तो जीशिन कहती है कि मैं इसे तुम्हारे लिए सबक सिखाना चाहती हूँ। तो ये कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और फिर वो तुरंत ही जेनी से सॉरी बोलने लगता है। तो वो कहती है कि तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है और फिर वो सीधा जाकर जीशिन को थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि मैंने सॉरी इससे ले ली, लेकिन हाँ दोबारा तुमने मुझे ऐसी बातें सुनाने की कोशिश की ना तो सिर्फ एक थप्पड़ काफ़ी नहीं होगा। ऐसा बोलकर वो चली जाती है और फिर शैन बीमार होने लगता है। तो जीशिन इसे कहती है कि तुम्हें क्या हो गया, मैं क्या एम्बुलेंस को कॉल करूँ। तो इसे कहता है कि मुझसे दूर हो, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला हूँ कि मैंने बस जेनी को दिखाने के लिए तुम्हें मेरे साथ एक्टिंग करने के लिए बोला था और उसके जाने के बाद मैंने डॉक्टर से तुम्हारा ट्रीटमेंट भी करवाया। तो हमारी डील यहाँ पर कंप्लीट होती है पर फिर भी तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ रही हो। देखो अब तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर दो, नहीं तो फिर मैं खुद ही तुम्हें पर्सनली हॉस्पिटल छोड़ कर आऊंगा, समझी। ऐसा बोलकर ये चला जाता है। फिर जिशिन सोचने लगती है कि मुझे लगा था कि इसने जेनी को इसलिए डिवोर्स दिया है क्योंकि ये अब उसे लाइक ही नहीं करता, लेकिन ये तो अभी भी उसे लाइक करता है। लेकिन चाहे जो भी रीजन हो मैं ऐसे इसे दूर होने नहीं दूंगी, ये सिर्फ मेरा है। यही सोचकर इसे बहुत ही गुस्सा आ रही होती है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं जेनी को, जो कि अपने घर पे पहुंचने के साथ ही अपने बच्चों से पूछती है कि क्या उन लोगों ने उसकी फ्रेंड को परेशान तो नहीं किए। तो तीनों कहते हैं कि मम्मी हम लोग बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। फिर यहाँ पर जेनी अपनी फ्रेंड के पास जाती है और वो इसे इस बारे में बताती है कि अब वो अब्रॉड से वापस जब आ गई है तो बहुत सारी कंपनीज की तरफ से उसे ऑफर आया है और वो लोग उसे अपनी कंपनी में डिज़ाइनर की जॉब पर हायर करना चाहते हैं क्योंकि वो तो बहुत ही फेमस है। और जेनी की फ्रेंड लूसी उसे सारी कंपनीज में से चुनने के लिए बोलती है कि वो किसके लिए काम करना चाहती है। तो जेनी को एक जोंगवा नाम की कंपनी पसंद आती है और उसकी फ्रेंड कहती है कि ठीक है मैं कल ही तुम्हारा अपॉइंटमेंट फिक्स करती हूँ। फिर दोनों ही उस कंपनी में पहुंच जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे जेनी और उसकी फ्रेंड लूसी दोनों ही उस कंपनी में पहुंच जाते हैं और डिस्कस करते हैं कि अगर इस कंपनी के साथ सब कुछ सही लगा तो वो लोग अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे। और तभी इतने में जिशिन लिफ्ट से बाहर आती है और वो जेनी को देखकर उसे पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो जेनी भी इसे कहती है कि मैं जहाँ भी जाती हूँ तुम हमेशा मुझे क्यों दिख जाती हो, सच में। जिशिन यहाँ पर सोचने लगती है कि लगता है जेनी को 6 साल पहले का सच पता लग गया है, इसलिए ये यहाँ पर शैन से मिलने आई है। लेकिन नहीं, मैं इसे शैन को देखने नहीं दे सकती हूँ। फिर ये तुरंत ही सिक्योरिटी गार्ड को चिल्ला चिल्ला कर बुलाने लगती है और तभी इस कंपनी का डायरेक्टर ली यहाँ पर आ जाता है और वो पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो जिशिन ली को बताने लगती है कि देखो कंपनी में कोई भी फालतू लोग घुसा है, इसे सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर निकलवाओ। फिर जैसे ही ली जेनी को देखता है तो वो पहचान जाता है कि वही तो वो डिजाइनर है जिसको वो लोग हायर करना चाहते हैं। फिर जेनी भी यहाँ पर कहने लगती है कि मिस्टर ली लगता है आपकी कंपनी मेरे साथ काम ही नहीं करना चाहती। तो ये तुरंत ही माफ़ी मांगता है और जिशिन से भी कहता है कि अभी इसी वक्त इनसे माफ़ी मांगो। तो जिशिन मना करने लगती है और कहती है कि ये बस एक नॉर्मल से ड्राइवर है, मैं इससे माफ़ी क्यों मांगूंगी। तो ली उसे बताता है कि वो जेनी के बारे में कुछ भी बकवास ना करे क्योंकि वो तो इतनी फेमस डिज़ाइनर है। जिशिन मानने के लिए तैयार नहीं होती है और जेनी से कहती है कि अगर तुम एक डिज़ाइनर हो तो अपने आप को प्रूफ कैसे करोगी। जेनी कहती है कि तुम होती कौन हो मुझसे एविडेंस। जेनी कहती है कि तुम होती कौन हो मुझसे प्रूफ मांगने वाली, तुम तो इस कंपनी की हो भी नहीं, तुम एक आउटसाइडर हो। फिर तुरंत ही ली भी कहने लगता है कि हाँ ये हमारी कंपनी की नहीं है, इसलिए मिस जेनी आप यहाँ से मत जाना। तो जेनी भी शर्त रखती है कि ठीक है आप चाहते हो ना मैं आपकी कंपनी में काम करूँ तो इस लड़की को अभी यहाँ से निकलवा दो, फिर ही मैं यहाँ पे काम करूँगी। तो ली तुरंत ही मान जाता है और जिशिन को कंपनी से बाहर निकलवा देता है। फिर जेनी तो खुश हो जाती है। इसके बाद ली यहाँ शैन के ऑफिस में आकर उसे बताने लगता है कि तुम्हें पता है मैंने इतनी फेमस डायमंड लेवल कार डिजाइनर को हायर करवा लिया और तुम्हें पता है अभी जस्ट क्या हुआ था, वो जिशिन यहाँ पर उसे निकालने वाली थी, लेकिन अच्छा हुआ मैंने बात संभाल लिया। फिर शैन यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट देखने लगता है जिसमें जेनी ने साइन करी थी और ये देखते के साथ ही वो पहचान जाता है और अपने फ्रेंड ली से कहता है कि तुम मुझे इस लड़की की पूरी इन्फॉर्मेशन ला के दो। फिर दूसरी तरफ हम यहाँ पर जेनी के तीनों बच्चों को देखते हैं जो कि इस बारे में डिस्कस करने लगते हैं कि मम्मी ने तो उन्हें बताई है कि उनके डैडी जिंदा नहीं है, लेकिन वो लोग फिर भी देखना चाहते हैं कि आखिर उनके डैडी है कौन। बाओ जो कि बहुत ही बड़ा हैकर है वो कहता है कि ठीक है मैं तुम लोग को इस बारे में पता करके बताता हूँ। फिर वो तुरंत ही हैक करते हुए जेनी और शैन का मैरिज सर्टिफिकेट देख लेता है और बाओ तो काफी शौक हो जाता है कि उसने इस अंकल को एयरपोर्ट पर देखा था। तो ये सुनने के बाद उसकी दोनों सिस्टर बहुत ही खुश जाती है कि यानी डैडी जिंदा है, फिर तो हम डैडी से मिलना चाहते हैं। फिर बाओ ये भी पता करके बता देता है कि कल डैडी रेसिंग के लिए जाने वाले तो फिर हम उनसे मिलने चलेंगे। फिर तीनों ही बहुत ही खुश होने लगते हैं और फिर हम देखते हैं कि तीनों बच्चे यहाँ पे कार रेसिंग के लिए पहुंच जाते हैं और जैसे ही शैन और लीन लोग को देखते हैं तो ये लोग बहुत ही इंप्रेस होते हैं और शैन बाओ की तारीफ करता है कि तुम लोग कितनी अच्छी रेसिंग करते हो। तो बाओ बताने लगता है कि हमारी मम्मी भी कार रेसिंग में बहुत ही अच्छी है और उन्हीं ने हमें सिखाया है। फिर बाओ की दोनों सिस्टर भी आ जाते हैं और ये लोग शैन से मिलकर उसे डैडी कहने लगते हैं।
तो बा कहता है कि मेरी सिस्टर कुछ ज़्यादा स्पॉइल हो गई है, तो अंकल आप इसकी बात का बुरा मत मानना। तो शैन कहता है कि मुझे तो बुरा नहीं लगा, और चलो हम सभी साथ में मिलकर रेसिंग करते हैं। फिर ये सभी बहुत ही खुश हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेनी यहाँ कंपनी में काम करने के लिए जाती है और लियो उसका वेलकम करता है। फिर जैसे ही ये यहाँ शैन के ऑफिस में पहुंचती है तो शैन को देखकर शॉक हो जाती है, और शैन को तो पहले से ही मालूम होता है कि वो जेनी है, तो वो तो उससे मिलने के लिए बहुत ही खुश था। लियो यहाँ पर जेनी को बताने लगता है कि ये हमारी कंपनी के प्रेसिडेंट मिस्टर शैन है। ये सुनकर जेनी सोचती है कि प्रेसिडेंट, इसने तो मुझे बताया था कि ये बस एक ड्राइवर है। फिर वो यहाँ से जाने लगती है तो शैन जल्दी से उसका हाथ पकड़ के रोकता है और अपनी फ्रेंड ली से कहता है कि तुम बाहर जाओ। फिर जेनी से कहती है कि जब हम पहली बार मिले थे तो तुमने तो मुझे बताया नहीं कि तुम इतने अमीर हो। ओ, तुमने कभी सोचा ही नहीं ना कि हम दोनों कभी साथ होंगे, इसलिए तुमने जानबूझ के अपनी आइडेंटिटी मुझसे छुपा के रखा था। ठीक है, तुम समझते हो कि मैं तुम्हारे स्टेटस की नहीं हूँ, इसलिए ना कोई बात नहीं। तुमने जब मुझसे अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखा था तो हमेशा छुपा के रखो, हमें वापस से मिलने की जरूरत नहीं है। और तुम्हारी कंपनी के साथ जो मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करी हूँ इसे मैं टर्मिनेट कर दूंगी। ऐसा बोलकर जेनी यहाँ से जाने वाली होती है तो शैन जल्दी से उसे पकड़ के हक करने लगता है। जेनी कहती है कि छोड़ो मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना है। तो शैन इसे बताने लगता है कि मैंने तुम्हारी वजह से अपनी आइडेंटिटी को तुमसे नहीं छुपाया था, बल्कि मुझे जान की धमकी मिल रही थी, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे फोर्स किया था कि मुझे अपनी आइडेंटिटी को छुपा के रखना है। जेनी से जल्दी से दूर करती है और कहती है कि तो क्या, हमारा तो डिवोर्स हो चुका है ना, इसलिए हम दोनों को एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए। ऐसा बोलकर जेनी यहाँ से चली जाती है और फिर वो घर आने के बाद अपनी फ्रेंड लूसी को इन सब के बारे में सब कुछ बता देती है। तो इसकी फ्रेंड को भी बहुत ही गुस्सा आता है और ये कहती है कि सच में तुम्हें उसकी कंपनी के साथ कोई काम नहीं करना चाहिए, और वैसे भी अगर तुम्हारे बच्चे के बारे में उसे पता लग गया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जेनी कहती है कि फिक्र मत करो, उससे वैसे भी मेरे साथ बच्चे नहीं करने थे, और अगर उसे पता भी लग गए ना तो भी मैं अपने बच्चे उसे नहीं दूंगी। तो भी इसकी फ्रेंड लूसी कहती है कि हम फिर भी कोई पॉसिबिलिटी होने नहीं दे सकते। तो जेनी से बताती है कि तुम्हें याद है कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त उसमें कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की रूल क्या थी कि हमें 100 मिलियन भरना पड़ेगा। फिर ये सुनकर लूसी कहती है कि फिर तो अब हम कुछ कर ही नहीं सकते। फिर इसके बाद जेनी यहाँ शैन की कंपनी में काम करने पहुंच जाती है और तभी ली यहाँ पर आकर उसे बताता है कि अभी उसे शैन के साथ किसी क्लाइंट से मिलने जाना पड़ेगा और ये जरूरी है। तो जेनी को मानना पड़ता है और वो शैन के साथ कार से जा रही होती है और तभी अचानक से ड्राइवर बीच में कार रोक देता है और अचानक से ब्रेक लगने की वजह से जेनी गिरने वाली होती है। तो शैन जल्दी से उसे बचाने लगता है और फिर वो स्टैंड को चिल्लाता है कि वो किस तरीके से ड्राइव कर रहा है। फिर यहाँ पर जो शैन का फ्रेंड होता है वो जल्दी से अपने दूसरे फ्रेंड को इस बारे में बताने लगता है कि शैन यहाँ पहली बार किसी लड़की को टच कर रहा है और उसे कुछ हो भी नहीं रहा है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग क्लाइंट से मिलने के बाद जब बाहर आते हैं तभी यहाँ पर जेनी से मिलने के लिए उसका कोई सीनियर आया होता है। जेनी लोगों से कहती है कि आप लोग जाओ, मैं अपना चली जाऊंगी, और वो जल्दी से अपने सीनियर के पास जाती है और उससे बात करने लगती है कि वो लोग काफी दिन बाद मिल रहे हैं। और वो अपने सीनियर को बताने लगती है कि मैं यहाँ पर अपने बॉस के साथ क्लाइंट से मिलने आई थी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी हम देखते हैं कि शैन को ये सब देखकर बहुत ही बुरा लगने लगता है और तभी अचानक से उसके हार्ट में पेन होता है। ये देखकर जेनी भाग कर आती है और पूछती है कि क्या हुआ है। तो ली बताने लगता है कि शैन को बीमारी है। जेनी इस बीमारी के बारे में पूछ लगती है तो शैन जल्दी से यहाँ पर जेनी को हक करता है क्योंकि वो उसके सीनियर को जानबूझ के दिखा रहा होता है और वो कहता है कि बस मुझे थोड़ा देर हक करे रहने दो, फिर मैं ठीक हो जाऊंगा। तभी सीनियर कहने लगता है कि इसे हॉस्पिटल जाना चाहिए तभी ये ठीक हो पाएगा। तो शैन कहता है कि नहीं, मुझे डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत ही ठीक फील कर रहा हूँ। तभी लीन दोनों का फोटो लेकर शैन के फ्रेंड को भेज रहा होता है और फिर जेनी से कहने लगती है कि अब तुम ठीक हो चुके हो तो मुझे छोड़ सकते हो। तभी ली यहाँ पर जेनी को शैन की हार्ट की बीमारी के बारे में बताने लगता है तो ये मन में सोचती है कि उसकी बेटी को भी जो हार्ट की बीमारी है वो इस वजह से। फिर वो पूछने लगती है कि क्या इसकी मेडिसिन है, तो ली कहने लगता है कि वो मेडिसिन नहीं लाया। तो जेनी के पास जो अपनी बेटी वाली मेडिसिन होती है वही से खिला देती है। फिर वही से सवाल करने लगता है कि आखिर उसके पास हार्ट की मेडिसिन क्या कर रही है। तो जेनी कोई बहाना करके नहीं बताती है और फिर अपने सीनियर से कहती है कि हम लोग कभी और मिलेंगे। फिर इसके बाद जेनी जब यहाँ होटल रूम में होती है तभी जीशीन का इसे कॉल आता है और वो इसे चिल्लाने लगती है कि तुम मेरे शैन के साथ बिजनेस ट्रिप पर गई हो उसे सेड्यूस करने के लिए। जेनी कहती है कि ध्यान से देखो कि मेरा अलग रूम है और उस शैन का अलग है। और फिर ये शैन को जाके नॉक करती है और उसे जाकर जीशीन का कॉल पकड़ाती है और कहती है कि समझाओ अपनी इस वाइफ को कि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर शैन यहाँ जीशीन को चिल्लाता है कि तुमने आखिर जेनी को क्या बोली हो, एक काम करो तुम अपना बैग पैक करो और मैं तुम्हें कल ही हॉस्पिटल छोड़ कर आता हूँ। ऐसा बोलकर उसका कॉल कट करता है और जेनी से सॉरी कहता है। तो जेनी से कहती है कि तुम एक मैन होकर इस तरीके से चीज़ें हैंडल करोगे, सच में तुम आज भी नहीं बदले। ऐसा बोलकर जा रही होती है तो ये उसका हाथ पकड़ के रोकता है और कहता है कि तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, ना वो मेरी वाइफ है और ना मेरा उसके साथ कोई रिलेशन है। तुम्हारे जाने के बाद इन 6 सालों में मेरी लाइफ में आज तक कोई लड़की नहीं आई। जेनी कहती है कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो आखिर वो किस हक से मुझे ये सारी बातें सुना रही थी। देखो तुम्हें मुझे ये सब फालतू झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। तो शैनी से कहता है कि मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ और वैसे भी तुम मेरी वाइफ हो
और हमारा कोई डिवोर्स हुआ ही नहीं है, इसलिए तुम मुझसे ऐसे पीछा नहीं छुड़ा सकती। जेनी ये सुनकर शॉक होती है और शैनी से बताता है कि तुमने जो डिवोर्स एग्रीमेंट पे साइन किया था मैंने वो कब का फाड़ चुका हूँ। पर जेनी इसकी ये सब बातें सुनने के बाद यहाँ से चली जाती है और फिर ही सोचने लगता है कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं इसे रोक सकूँ। फिर शैन यहाँ पर हॉस्पिटल में जिशिन से मिलने जाता है और उसे चिल्लाता है कि ये लास्ट बारी है कि मैं तुम्हें यहाँ हॉस्पिटल में मिलने आ रहा हूँ, बार बार मुझे ऐसे तंग मत करो। तो जिशिन सॉरी कहने लगती है कि मैं दोबारा ऐसे नहीं करूंगी और तुम चाहो तो मैं जेनी से माफी मांग लूंगी और उसे दोबारा कभी परेशान नहीं करूंगी। तो शैन कहने लगता है कि तुम्हारी सारी हरकतों से मैं परेशान हो गया हूँ, मैं तुम्हें नर्सिंग होम भेज दूंगा। ये सोचती है कि नहीं, मैं वहां पर नहीं जा सकती, नहीं तो मैं कभी बाहर नहीं आ पाऊंगी, तो मैं इससे मिलूंगी कैसे। फिर जिशिन इसे अपने भाई के बारे में बोलते हुए ब्लैकमेल करने लगती है। तो शैन भी याद करता है जिशिन का भाई इसका बहुत ही अच्छा फ्रेंड था और उसका कार एक्सीडेंट हो गया था और उसने मरते वक्त इससे प्रॉमिस करवा लिया था कि तुम मेरी सिस्टर का ख्याल रखोगे। फिर ये सब याद करने के बाद शैनी से कह देता है कि मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारे भाई से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, सिर्फ उसकी वजह से ही मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए माना था। लेकिन तुमने क्या करी थी, तुमने मेरे साथ शादी करने का छोड़कर अब्रॉड चली गई थी, तो हमारे बीच में पहले हिसाब बराबर हो चुका है। तो ये रोने की एक्टिंग करते हुए उसे कहने लग जाती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ और मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती हूँ, इसलिए प्लीज तुम क्या मुझे इस बात के लिए माफ कर दोगे। देखो मैं वैसे भी एक कैंसर पेशेंट हूँ और एक ना एक दिन मैं मर जाऊंगी, तो क्या तुम बस मुझे यहाँ पे रहने नहीं दे सकते हो, मुझे नर्सिंग होम में नहीं जाना है। तो शैन मान जाता है कि ठीक है, फिर तुम अपने बस ट्रीटमेंट पे ध्यान दो और ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है कि तुम दोबारा से जेनी को परेशान नहीं करोगी। तो ये मान लेती है कि मैं नहीं करूँगी। फिर ये यहाँ से चला जाता है और जिशिन को बहुत ही गुस्सा आती है और ये सोचती है कि मैं जेनी को छोड़ूंगी नहीं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जेनी के तीनों बच्चे यहाँ पर आकर उससे पूछने लगते हैं कि मम्मी अगर डैडी जिंदा हो तो क्या हम डैडी से मिल सकते हैं। तो जेनी कहती है कि अगर तुम लोगों के डैडी जिंदा होंगे ना तो उनकी एक नई फैमिली स्टार्ट हो चुकी होगी, तो हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो ये लोग कहने लगते हैं कि नहीं मम्मी, हमें डैडी से मिलना है और हमें डैडी चाहिए। स्कूल में सभी बच्चे के पेरेंट्स उनको छोड़ने आते हैं। जेनी कहती है कि चलो कल मैं तुम लोग को स्कूल छोड़ने चलूंगी। तो ये लोग खुश हो जाते हैं। फिर जेनी अपनी फ्रेंड लूसी से बात करने जाती है और उसे बताने लगती है कि मेरे बच्चों को डैडी चाहिए। तो लूसी कहती है कि अच्छी बात है ना, देखो मैं एक क्लाइंट को जानती हूँ जो कि बहुत ही अच्छा है, तो चलो मैं तुम्हें उससे इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। तो जेनी से बताती है कि एक्चुअली मेरा और शैन का डिवोर्स नहीं हुआ है। तो ये सुनकर लूसी शॉक हो जाती है। फिर जेनी से पूरी स्टोरी बताने लगती है कि कैसे उन दोनों के बीच में क्या क्या हुआ था, पर वो लोगों ने डिवोर्स सर्टिफिकेट नहीं लिए थे, बस एग्रीमेंट पे इसने साइन करी थी। फिर ये सब सुनने के बाद लूसी कहती है कि जैसा कि तुमने मुझे बताई कि अभी तुम दोनों का डिवोर्स नहीं हुआ है, तो ये भी तो अच्छी बात है ना। अगर वो सच कह रहा है कि उसका जिशिन के साथ अब तक कोई रिलेशन नहीं था, फिर तो तुम लोग अपने बच्चों के साथ साथ में रह सकते हो। तो जेनी पुरानी बातें याद करते हुए इसे कहती है कि नहीं, वो मेरे साथ बेबी करना ही नहीं चाहता है, तो वो मेरे बच्चों को क्या ही खुश रखेगा। दूसरी तरफ ये तीनों बच्चे आपस में डिसाइड करते हैं कि चलो हम लोग डैडी से बात करते हैं। बाव कहता है कि अच्छा हुआ मैंने पिछली बार डैडी का नंबर ले लिया था। फिर ये लोग तुरंत ही वीडियो कॉल लगाकर शैन से बात करने लगते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि जेनी या शैन के ऑफिस में आकर उससे कोई प्रोजेक्ट के बारे में बता रही होती है और ये तो उसे देखते रह जाता है। और तभी जेनी उससे पूछने लगती है कि क्या कल तुम्हारे पास टाइम है। तो ये बहुत ही खुशी खुशी हाँ बोलता है। जेनी कहती है कि फिर ठीक है, कल तुम अपने सारे डॉक्यूमेंट रेडी रखना, हम दोनों कोर्ट जाके डिवोर्स सर्टिफिकेट ले लेंगे। तो ये सुनकर ये बहुत ही गुस्सा हो जाता है और ली को बुलाकर तुरंत ही कहने लगता है कि मुझे बहुत सारा काम है ना और वही करने के लिए जाना है। और फिर जेनी से भी कह देता है कि देखो अभी मैं बिजी हूँ। तो जेनी चली जाती है। फिर ली यहाँ पर शैन से पूछ लगता है कि तुमने उसका ऑफर क्यों मना कर दिया, क्या तुम उसके साथ बाहर नहीं जाना चाहती। तो शैन बताता है कि वो मुझसे डिवोर्स लेने के लिए बाहर जाने का पूछ रही थी। फिर शैनी से अपनी सारी स्टोरी सुना देता है। तो ली कहता है कि तूने आखिर उसे डिवोर्स का रीजन क्यों नहीं बताया। देख अगर तू क्लियरली उसे एक्सप्लेन करेगा कि तूने अपनी बीमारी को छुपाने के लिए उसे नहीं बताया था तो फिर वो समझेगी। शैन कहता है कि अब मैं उसे सच कैसे बताऊंगा, अगर मैंने बताया भी ना तो भी वो मुझे छोड़कर चली जाएगी क्योंकि उसे ये सच जानकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। फिर ये अपने फ्रेंड ली से कहता है कि तू मेरी एक हेल्प कर, जब जेनी अपना काम खत्म करके घर जाने लगेगी तो तू मुझे बता देना ताकि मैं जल्दी से जाके उसे डिनर के लिए पूछ सकूं। तो ली से ओके कह देता है और फिर शैन बहुत ही खुश होने लगता है। फिर इसके बाद शैन जल्दी से कंपनी से बाहर भागते हुए निकलता है और जेनी को देखकर उसे जल्दी से डिनर का पूछने लगता है। तो जेनी से मना कर देती है कि सॉरी मेरी पहले से ही किसी के साथ अपॉइंटमेंट है। और तभी यहाँ पर जेनी की फ्रेंड लूसी उसे पिक करने आई होती है और जेनी से बाय बोलकर उसके साथ चली जाती है। फिर शैन सोच लेता है कि वो हार नहीं मानेगा। फिर नेक्स्ट डे वो उसे लंच के लिए पूछने जा रहा होता है, पर तभी वो देखता है कि वो तो पहले से ही ऑफिस में बैठ के लंच कर रही होती है और साथ ही अपनी मॉम से भी कॉल पर बात कर रही होती है। जैसे शैन यहाँ पर आता है तो वो कॉल कट करती है और इसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। शैन बताता है कि मैंने लंच नहीं किया और फिर वो इसके लंच में से खाने लगता है और कहता है कि जरूरी है तुम्हारी मॉम ने बनाई होगी ना, ये बहुत ही अच्छा है। और फिर वो पूरा खा लेता है
और जेनी सोचती है कि ये कर क्या रहा है, क्या ये मेरा लंच खत्म करने आया है। शैन पूरा खाने के बाद इसे कहता है कि क्या तुम्हारी फैमिली को मेरे बारे में पता है। तो ये कहती है कि नहीं, अब उनके दिल में तुम मर चुके हो। ये बोलकर वो अपना काम करने लगती है और शैन को ये सुनने के बाद उसके हार्ट में पेन होने लगता है, तो वो तुरंत यहाँ से चला जाता है। और फिर जेनी सोचती है कि ये अचानक से कहाँ गया। तभी यहाँ पर ली आकर कहने लगता है कि शैन ने तो मुझे तुम दोनों के लिए लंच मंगवाया था और वो यहाँ से कहाँ चला गया। जेनी शॉक होती है कि वो यहाँ पर उसके साथ लंच करने आया था। फिर हम देखते हैं शैन यहाँ पर अपनी डॉक्टर लिन से अपना ट्रीटमेंट करवाने गया होता है और वो उसे पूछती है कि सर्जरी के बाद तो सब कुछ ठीक चल रहा था, तब उसने आखिर ऐसा क्या किया जो उसकी हार्ट की बीमारी फिर से स्टार्ट हो गई। तो शैन बताने लगता है कि उसे ये हार्ट पेन तब होता है जब वो अपनी वाइफ से मिलता है। तो लिन पूछ लगती है कि क्या तुम दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हुआ। फिर इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जेनी यहाँ रास्ते में जा रही होती है और तभी 3 ड्रंक आदमी उसे परेशान करने लग जाते हैं। और फिर इतने में यहाँ पर शैन पहुंच जाता है जेनी को बचाने के लिए और वो इन गुंडों से फाइट करने लगता है। तभी जेनी जल्दी से जाकर पुलिस को कॉल करने लगती है और इतने में एक बंदा उसे बॉटल से मारने वाला होता है, पर फिर शैन बीच में आकर जेनी को जल्दी से बचा लेता है और उसके सर में चोट लग जाती है। फिर जेनी यहाँ शैन को संभाल रही होती है और वो तो बेहोश हो जाता है। इसके बाद जब उसे हॉस्पिटल में होश आता है तो वो देखता है कि जेनी यहाँ पर उसकी कितनी केयर कर रही है। तो ये देखकर वो बहुत ही खुश होता है और जेनी से कहने लगता है कि तुम्हें देखकर मुझे कितनी खुशी मिल रही है। फिर जेनी यहाँ पर उसके लिए ब्रेकफास्ट आने का बहाना करके जल्दी से भाग जाती है और वो बाहर आने के बाद सब उसके बारे में सोचने लगती है कि कैसे उसने कल उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आया और अभी वो उसे देखकर कितना खुश था। फिर ये अपने आप को समझाने लगती है कि आखिर मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ, उसने कैसे मुझसे डिवोर्स की बात किया था और डिवोर्स पेपर मेरे ऊपर फेंका था। फिर इसे उसकी ये वाली बात भी याद आती है कि उसके जाने के बाद वो आज तक किसी भी लड़की के साथ नहीं था। जेनी अपने आप को समझाती है कि नहीं, मुझे उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, ना वो मुझे पसंद करता है ना मेरे बच्चों को। फिर इसके बाद जैसे वो ब्रेकफास्ट लेकर वापस से यहाँ हॉस्पिटल पहुंचती है तो देखती है कि वो यहाँ पर अपनी डॉक्टर से बात कर रहे हैं। शैन की डॉक्टर लीनो से चिल्ला रही होती है कि आखिर तुम ऐसे अपना ख्याल रखते हो, आखिर तुम्हें दूसरों को बचाने के चक्कर में अपने आप को खतरे में डालने की क्या जरूरत थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो बताओ, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को क्या जवाब दूंगी। शैनी बाहर से सारी चीजें सुन रही होती है और फिर जैसे ही लिन यहाँ बाहर निकलती है तो वो जेनी को देखकर उसके साथ बात करने के लिए जाती है और उसे पूछती है कि जरूर तुम मिस्टर शैन की एक्स वाइफ होंगी ना। जेनी कहती है कि हाँ, तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि शैन को आखिर क्या बीमारी है। तो लिनी से बताती है कि मैं शैन की फैमिली डॉक्टर हूँ और शैन को असल में हार्ट डिजीज है जो कि जब वो पैदा हुआ था तब से है, क्योंकि पहले से उसकी मॉम को किसी ने जहर दे दिया था और यही वो वजह है कि कोई भी मेडिसिन शैन के ऊपर काम नहीं करती है और उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही। लिन कहती है कि जब भी मिस्टर शैन तुमसे मिलते हैं तभी उनकी बीमारी बढ़ जाती है, इसलिए अच्छा ही होगा कि तुम मिस्टर शैन से दूर रहो क्योंकि तुम्हारी वजह से वो बहुत ही गिल्टी फील करते हैं। और अब तो मिस्टर शैन की लाइफ में जिशिन और उसका बेबी भी है। जेनी जिशिन के बच्चे के बारे में पूछ लगती है कि क्या वो सच में शैन का है। तो ये बताती है कि वो बच्चा जब जिशिन को डैडी कहता है तो ऑफ कोर्स उसका ही बच्चा होगा ना। फिर ये सुनने के बाद तो जेनी को बहुत ही बुरा लगता है और फिर वो शैन को यहाँ पर सोते हुए देखकर यहाँ से चली जाती है और ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके लिन को बहुत ही खुशी मिलती है। फिर इसके बाद जब वो ऑफिस में होती है तो शैन उसे कॉल करके कहता है कि क्या कुछ हो गया है, तुम कहाँ पर हो। तो ये बताती है कि मैं ऑफिस में हूँ। शैन कहता है कि तुम तो मेरे लिए ब्रेकफास्ट लाने गई थी ना, तो तुम अचानक से कंपनी कैसे चली गई, आखिर कुछ हुआ है क्या। तो जेनी से कहती है कि अब तुम जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होगी ना तो हम दोनों कोर्ट जाएंगे अपना डिवोर्स सर्टिफिकेट लेने के लिए। तो शैन मना करने लगता है कि मैं फ्री नहीं हूँ। तो जेनी से चिल्लाती है कि आखिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो, वैसे भी तुम ही मुझसे डिवोर्स लेना चाहते थे ना और हमारे बीच में डील भी हुई थी। शैन कहने लगता है कि मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा कि क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। जेनी कहती है कि देखो, मुझे कुछ भी बातें नहीं सुननी है, डिवोर्स होता है और हमारे बीच में अब सब कुछ खत्म है, इसलिए अब तुम भी पास्ट में रहना छोड़ दो और आगे बढ़ो। तो फिर शैन रोते हुए मान जाता है कि ठीक है, तुम यही चाहती हो तो मैं तैयार हूँ। और फिर शैन सोचने लगता है कि वो डिवोर्स के बाद वापस से उसके साथ अपनी रिलेशन स्टार्ट ओवर करने की कोशिश करेगा और दूसरी तरफ जेनी सोच रही होती है कि यही सही ऑप्शन है। फिर इसके बाद शैन जब इस बारे में ली को बताता है तो ली से चिल्लाने लगता है कि तुम ये डिजर्व करते हो, आखिर तुमने उसे पहले ही सारी चीजें क्यों क्लियरली सच नहीं बताए और तुम्हारी वजह से अब तुम दोनों का डिवोर्स होने जा रहा है। शैन कहता है कि अभी हुआ तो नहीं है ना और अब मैं कोई ना कोई बहाने बनाकर डिवोर्स लेने के लिए नहीं जाने वाला। तो ली कहता है कि तू क्या ही बहाने बना लेगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शैन को जेनी के साथ कोर्ट में पहुंचना ही पड़ता है और वो तुरंत ही यहाँ पर स्टाफ से कह देती है कि हम लोग यहाँ पे डिवोर्स लेने के लिए आए और रीजन ये है कि मैंने चीट करी हूँ। तो शैन भी सोचने लगता है कि मुझसे डिवोर्स लेने के लिए कैसे कैसे रीजन बना रही है। तभी स्टाफ कहती है कि आप दोनों के बच्चे 5 साल के हैं, तो क्या आप सच में डिवोर्स लेना चाहते हैं और फिर बच्चों की कस्टडी किसके पास जाएगी। तो यहाँ पर जेनी कह देती है कि बच्चों को मैं संभालूंगी। तो शैन कहता है कि आप क्या बोल रही हो, हमारे तो कोई बच्चे नहीं है। तो स्टाफ कहती है कि अरे आप लोग के 3 बच्चे हैं।
फिर शैन यहाँ पर इसे पूछता है कि ये क्या है। तो जेनी कह देती है कि मैंने बताई ना कि मैंने चीट करी हूँ, तो ये मेरे किसी और मैन के साथ बचे। पर शैन को तो शक हो जाता है और ये तुरंत ही स्टाफ से कह देता है कि मैं डिवोर्स नहीं लेना चाहता हूँ। और फिर ये तुरंत ही जेनी को यहाँ से लेकर बाहर जाता है और फिर उसे तुरंत ही कार में बैठाकर उसे पूछने लगता है कि तुम मुझे बच्चों के बारे में बताओ। जेनी कहती है कि मैंने बोली ना कि वो तुम्हारे बच्चे नहीं है और वो किसी और मैन के। शैन कहता है कि क्या वो तुम्हारे सीनियर के हैं। तो जेनी कहती है कि गैस करना बंद करो, और वैसे भी तुम होते कौन हो मुझसे सवाल करने वाले। जब तुम किसी और औरत के साथ बच्चा कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। इसलिए फालतू हरकतें करना बंद करो और चुपचाप से मेरे साथ डिवोर्स लो, ताकि तुम भी अपनी लाइफ में खुश रहो और मैं भी खुश रहूं। शैन भी कहने लगता है कि तुम गलत सोच रही हो, मेरी लाइफ में कोई और लड़की नहीं है और ना कोई बच्चा है। जेनी मन में सोचती है कि देखो कैसे अभी भी एक्टिंग कर रहा है। फिर इसे कह देती है कि मुझे तुमसे डिवोर्स लेना ही है, इसलिए अभी डोर खोलो और मेरे साथ डिवोर्स सर्टिफिकेट लेने चलो। शैन सोचता है कि जेनी तब से ही बदल गई थी जब इसने इसको जिशीन की बच्चे के साथ हॉस्पिटल में देख ली थी। ये तुरंत ही इसे क्लियर करने लगता है कि जिशीन का जो बच्चा है मेरा उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। फिर ये भी सोचने लगती है कि क्या मैंने इसे गलत समझ ली हूँ। ये कहती है कि अच्छा ठीक है, चलो मान लेती हूँ कि तुम सच कह रहे हो। फिर ये बताओ कि वो बच्चा तुम्हें क्या कहता है। तो शैन कहता है कि मैं मानता हूँ कि वो बच्चा मुझे डैडी कहता है, लेकिन मेरा सच में उस बच्चे के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। जेनी कहती है कि झूठ बोलना बंद करो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे इस फालतू झूठ पर कोई बिलीव करेगा। फिर शैन यहाँ पर याद करने लगता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जिशीन इसके पास अपना बच्चा लेकर पहुंचती है। फिर यहाँ पर शैन इसे सब बताने लगता है कि कैसे जिशीन उसके पास अपना बच्चा लेकर आई थी और उसने बोली थी कि उसका बच्चा बीमार है और उसके हस्बैंड के पास पैसे नहीं है, तो वो उसे छोड़कर जा चुका है। सिर्फ यही वो वजह थी जो मैं उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो गया और फिर मैंने उसका ट्रीटमेंट भी करवाना शुरू किया। और ये सब इसलिए क्योंकि उसका जो भाई है वो मेरा बहुत ही अच्छा फ्रेंड था और एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई और उसने मुझे प्रॉमिस करवाया कि मैं उसकी बहन का ख्याल रखूं। जेनी ये सब सुनने के बाद पूछने लगती है कि क्या वो बच्चा सेफ है। तो ये बताता है कि नहीं, वो बच नहीं पाया। और फिर ये जेनी से पूछने लगता है कि अब तुम मुझे बताओगी कि तुम्हारे उन बच्चों का क्या, कहीं उन बच्चों को कोई बीमारी तो नहीं और उनकी जान खतरे में तो नहीं है। वो मन में सोचता है कि डॉक्टर ने तो उसे बताया था कि अगर उसके बच्चे होंगे तो उनको भी जेनेटिकली वही बीमारी होगी और बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि उसका बच्चा ज़्यादा जी नहीं पाए और मर जाएगा। जेनी गुस्सा हो जाती है और इसे चिल्लाने लगती है कि तुम क्या चाहते हो कि मेरे बच्चों को कुछ हो जाए। चलो अच्छा, मैं मान लेती हूँ कि तुम ही मेरे बच्चों के डैड हो, तो क्या आखिर कौन डैड अपने बच्चों के बारे में ऐसा सोचता है। और वैसे भी तुम्हें तो मेरे साथ बच्चे करने ही नहीं थे ना, तो तुम खुश रहो, मैं तुम्हें इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराऊंगी और मैं अपने बच्चों को खुद संभाल लूंगी। ऐसा बोलकर जेनी गुस्से में दरवाजा खोलने लगती है यहाँ से जाने के लिए। तभी वो इसे बता देता है कि एक्चुअली में मुझे डॉक्टर ने बता दिया था कि अगर मेरे बच्चे होंगे तो उन्हें भी मेरी तरह हार्ट डिजीज हो जाएगी और वो मर जाएगा। तो यही वो रीज़न था जिसकी वजह से मैं तुम्हारे साथ बेबी करने के लिए मना कर रहा था। और ऐसा बोलते हुए वो सॉरी कहने लग जाता है। जेनी कहती है कि यानी कि तुम्हारी सर्जरी के सक्सेस रेट भी बहुत ही ज़्यादा कम थी, तो इस वजह से तुमने मुझसे डिवोर्स लिया। तुम मुझे दुखी नहीं करना चाहते थे, इसलिए मुझे दूर किया है ना। यानी कि तुम्हारी लाइफ में आगे भी अगर कुछ चीज़ें ऐसी होती है तो तुम मेरे साथ ये करोगे, वापस से मेरे मुंह पे डिवोर्स एग्रीमेंट फेंक कर चले जाओगे, है ना। और तभी भी तुम मुझे सच बताना नहीं समझोगे। फिर शैनी से कुछ नहीं कह पाता और जेनी तुरंत यहाँ से चली जाती है और फिर दोनों ही एक दूसरे के लिए रो रहे होते हैं। फिर इसके बाद जेनी अपने ऑफिस में काम करते वक्त शैन के बारे में ही सोच रही होती है। फिर ऑफिस से छुट्टी होने के बाद शैन उस पर नजर रख रहा होता है और अपने असिस्टेंट से कह देता है कि जेनी को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पीछे बॉडीगार्ड्स को भेज दो। फिर इसके बाद ली शैन को जेनी के बच्चों के बारे में इंफॉर्मेशन ला के दे देता है और जैसे ये फोटोज देखता है तो इसे पता लग जाता है कि जिन तीनों बच्चों से वो मिलता है वो असल में इसी के बच्चे हैं। फिर शैन सीधा जेनी के घर पहुंच जाता है और उसे कहता है कि मुझे बच्चों को देखना है। तो जेनी कहती है कि तुम्हें उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बीमार नहीं है, और वो दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है तो शैन यहाँ पर बीच में हाथ डाल देता है। तो जेनी चिल्लाती है कि तुम्हें उन्हें देखने की जरूरत नहीं है। तो शैन कहता है कि मैं उन बच्चों का डैड हूँ तो मेरे पास पूरा राइट है। फिर जेनी भी सोचने लग जाती है कि उसके बच्चे अपने डैड से मिलना चाहते थे। तभी यहाँ पर शैन जल्दी से अंदर घुस जाता है और तभी जल्दी से तीनों बच्चे उसके पास आ जाते हैं और बहुत ही खुश होने लगते हैं। तो जेनी तो शॉक हो जाती है कि ये बच्चे पहले से ही शैन से मिल चुके हैं। फिर बाव बता देता है कि मम्मी सब मेरी गलती है, तो आप मेरी दोनों सिस्टर को मत चिल्लाना। मैंने ही हैकिंग करके डैडी के बारे में पता लगा के इन लोग को बता दिया और आप लोग की मैरिज सर्टिफिकेट देख लिया। तो जेनी सोचती है कि हाँ, बच्चे वैसे भी डैडी से मिलना चाहते थे और बाओ इतना बड़ा हैकर है तो ऑफ कोर्स है वो कि वो पता क्यों नहीं लगा लेगा। फिर यहाँ पर बाओ शेन से पूछने लगता है कि डैडी आप हमें सच बताओ कि आप हमें और मम्मी को लाइक करते हो या नहीं। तो शेन कह देता है कि हाँ, मैं तुम सभी को लाइक करता हूँ। फिर शेन यहाँ पर जेनी का भी हाथ पकड़ के उसे बताने लगता है कि तुम मेरे बारे में सब गलत सोचती हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुमसे शादी इसलिए किया था कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहता था? नहीं,
क्योंकि तुम मुझे पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी और मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, इसलिए तुमसे शादी किया था। फिर जेनी याद करने लग जाती है कि शैन और वो सबसे पहली बार कैसे मिले थे। फिर इसके बाद जेनी घर पे होती है और वो शैन की कही हुई बातों को याद करने लगती है। और फिर तभी इसे सीनियर की कॉल आती है। वो इसे वीकेंड पर कहीं पर आने के लिए बोल रहा होता है, तो जेनी हाँ बोलती है। फिर ये शैन को कॉल लगाकर बताती है कि मुझे वीकेंड पर कुछ काम है, तो क्या तुम बच्चों का ख्याल रख सकते हो। तो शैन कहता है कि नहीं, मैं भी बिजी रहने वाला हूँ। तो जेनी इसका कॉल कट कर देती है और फिर बहुत ही गुस्सा होती है कि मैंने इसे इतना अच्छा चांस दी थी, पर इसे है कि कोई समझ ही नहीं है। फिर इसके बाद जेनी बिजनेस ट्रिप फिर जेनी अपने सीनियर के साथ बिजनेस ट्रिप पर जब गई होती है, तभी यहाँ इवेंट में वो शैन को उसकी डॉक्टर लिन के साथ देख लेती है। फिर जेनी को बुरा लगता है और वो शैन की कही हुई बात को याद करके सोचती है कि क्या वो सब झूठ था। फिर इसके बाद शैन और लिन भी इसे सामने से आता हुआ देख लेते हैं और शैन इसे एक्सप्लेन करने लगता है। तो वो कह देती है कि तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं तुम दोनों के बारे में जानने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ और मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। ऐसा बोलकर वो चली जाती है और शैन उसके पीछे जाने को करता है। तो लिन कहती है कि शैन तुम अपना काम करने जाओ, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी वाइफ को समझा दूंगी और वो कुछ गलत नहीं समझेगी। फिर तो शैन इसे कहता है कि थैंक यू, फिर मुझे जरूरी काम है तो मैं जाता हूँ। फिर लिन यहाँ पर बहुत ही स्टाइल में जेनी से मिलने जाती है और इसे कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है, क्या तुम मुझे अंदर लोगी। तो जेनी इसे रूम में आने दे देती है और फिर लिन से बताने लगती है कि वो शैन की चाइल्डहुड फ्रेंड है और वो उसे बहुत ही अच्छी तरीके से जानती है। जेनी कहती है कि तुम्हें मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी। तुम्हारे और शैन के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, क्योंकि अगर कुछ होता ना तो तुम दोनों के बीच में कब का कुछ स्टार्ट हो चुका होता। लेकिन शैन के लिए अभी भी सिर्फ मैं ही हूँ, क्योंकि शैन ने मुझे बताया कि वो किसी और लड़की को टच कर ही नहीं सकता है और उसकी लाइफ में मेरे अलावा कोई आए ही नहीं। यानी कि इतने साल रहने के बाद भी तुम शैन के दिल में अपनी जगह ही नहीं बना पाई, तो तुम कुछ भी नहीं हो। इसलिए मेरे साथ कंपटीशन करने की सोचना भी मत, क्योंकि शैन के दिल में तो सिर्फ उसकी वाइफ यानी कि मैं हूँ। लिन ये सुनकर इसका कुछ जवाब नहीं दे पाती है और मन में सोचती है कि इसे तो इसने बहुत ही अंडर एस्टिमेट करी है। फिर लिन यहाँ से बाहर जाने के बाद सोच लेती है कि वो इसे और शैन को अलग करके रहेगी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जेनी अपने सीनियर के साथ होती है और तभी इतने में भागते हुए यहाँ पर ली आता है और जेनी को लेकर जाता है और फिर वो उसे शैन और लिन के सामने इस बारे में बताता है कि उसने जो इन लोग की कंपनी के लिए कार की डिजाइन बनाई थी, वो दूसरी कंपनी ने कार लॉन्च भी कर दी है। और ये लोगों से पूछते हैं कि आखिर उसकी डिजाइन उन तक कैसे पहुंची। लिन तो यहाँ पर जेनी के ऊपर इल्जाम लगाने लगती है कि इसने जानबूझ के डिजाइन को उस कंपनी को बेच दी है। जेनी कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करी और अगर आप लोग को बिलीव नहीं हो रहा है तो पुलिस को बुला लो। तभी शैन यहाँ पर जेनी से कह देता है कि मुझे तुम पर पूरा बिलीव है और तुम फिक्र मत करो, मैं इस बारे में सच पता लगाऊंगा और अच्छे से इन्वेस्टिगेट करूंगा कि इन सबके पीछे किसका हाथ है। पर फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शैन को जब इस बारे में पता लगता है कि लिन अपने सीनियर के साथ थी और उससे मिलने गई थी, तो ये बहुत ज्यादा जेलस हो जाता है और दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाता है। जेनी भी इससे कह देती है कि मैं किसके साथ भी हूँ, तुम्हें इससे क्या है। ये सारी बातें सुनाकर वो चली जाती है और फिर शैन को यहाँ पर फिर से हार्ट में पेन होता है और वो बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जैसे ही जेनी यहाँ कंपनी में आती है तो सभी लोग उसे देखकर बातें करने लगते हैं, क्योंकि लिन ने सभी एम्प्लॉयज के बीच में ये बातें फैला दी होती है कि जेनी ने कंपनी की इन्फॉर्मेशन लीक करी, अपनी बनाई हुई डिजाइन को किसी और कंपनी को बेच दी। तभी ली यहाँ पर आकर बताने लगता है कि जेनी को मीटिंग में बुलाया गया है। फिर सभी शेयर होल्डर यहाँ पर जेनी के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं और सभी लोग ये कह रहे होते हैं कि जेनी की वजह से इतना ज्यादा नुकसान हो गया कंपनी का। तभी यहाँ पर जेनी अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि उसके पास तो इतने सारे डिजाइन थे, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। तभी इतने में यहाँ पर शैन के डैड आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि अभी के लिए वो कंपनी को संभालने वाले। फिर शैन के डैड यहाँ पर जेनी से सवाल करने लगते हैं कि उसके पास क्या एविडेंस है अपने आप को प्रूफ करने का, तो वो कोई एविडेंस नहीं दे पाती है और सभी लोग तो यही बातें कर रहे होते हैं कि जरूर यही मिली हुई होगी और इसी ने लीक करी है, तो इस वजह से इसे यहाँ से फायर कर देना चाहिए, ऐसा ये सभी कहने लग जाते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शैन को 2 दिन बाद होश आता है और यहाँ पर उसके साथ लिन होती है और वो कहने लगती है कि अच्छा हो तुम्हें होश आ गया। तभी शैन को यहाँ पर कॉल आती है और इससे पता लग जाता है कि उसके डैड कैसे कंपनी चले गए थे और उन्होंने जेनी को कितना कुछ सुनाया है। शैन ये जानने के बाद सीधा अपने डैड से मिलने पहुंचता है और वो उन्हें चिल्लाने लग जाता है कि आखिर वो जेनी के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं। शैन के डैड उसे समझाते हैं कि देखो, मैंने और तुम्हारी मॉम ने डिसाइड कर चुके हैं कि तुम चुपचाप से इस लड़की से डिवोर्स लो और हमारी बताई हुई टैंग फैमिली में शादी करो। हमारी कंपनी को सपोर्ट की जरूरत है और एक बिजनेस मैरिज ही हमारी फैमिली को सूट करती है, तो सोचना भी मत कैसी ऑर्डिनरी लड़की को मैं हमारे घर की डॉटर इन लो बने रहने दूंगा, इसलिए चुपचाप से जल्दी से उस लड़की से डिवोर्स ले लो। शैन इस बात के लिए नहीं मानता है। शैन अपने डैड से कह देता है कि मैं जेनी को नहीं छोड़ने वाला हूँ, चाहे आप जो कर लो। फिर उसके बाद जेनी अपने सीनियर से मिलने गई होती है और वो इसकी हेल्प करने के लिए उसे कुछ दे रहा होता है और वो जेनी से भी कहता है कि अगर वो बिजी रहा करे तो वो अपने बच्चों को इसके पास छोड़ सकती है, वो उनका ख्याल रख लेगा। तभी इतने में यहाँ पर शैन पहुंच जाता है
और वो इसे कह देता है कि वो मेरे बच्चे हैं तो मैं अपने बच्चों का ख्याल खुद रख लूंगा, तुम्हें जरूरत नहीं है। और फिर शैन यहाँ पर जेनी से बताने लगता है कि कंपनी में जरूरी काम है, तो वो उसके साथ चली जाती है। और फिर जेनी और शैन जब कार से जा रहे होते हैं तो वो उसे सॉरी बोलता है लास्ट टाइम जो उसने उससे आर्ग्यूमेंट किया था उसके लिए। फिर जेनी सोचने लग जाती है और कहती है कि मैं अपने सीनियर को अच्छे से जानती हूँ कि वो बहुत ही अच्छे हैं और तुम्हें उनके बारे में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है और मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। शैन कहता है कि देखो अब मैं जान गया हूं ना कि वो बुरा नहीं है, तो मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर उसे डिनर की ट्रीट देना चाहता हूँ। फिर उसके बाद ये लोग घर पहुंचते हैं और बाव इन लोग को बताता है कि वो हैकिंग करके पता लगा रहा है कि जेनी की वो सारी डिजाइन कैसे लीक हुई है और किसने लीक की है। वो इन लोगों को थोड़ा टाइम वेट करने के लिए बोल देता है और फिर जेनी और शैन बात करते हैं और शैनी से कहता है कि क्या तुम्हें किसी पर शक है। तो जेनी से कहती है कि मुझे तुम्हारी वो डॉक्टर लिन पर शक है। तो शैनी से कहता है कि अगर सच में वो इसके पीछे हुई ना तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। फिर इतने में यहाँ पर बाव इन लोग को बताता है कि उस आईडी का पता लग गया है जिसने ये डिजाइन को लीक करी है और अब आप लोग इसे ट्रैक करके जान जाएंगे कि आखिर वो कौन है। फिर शैन को यहाँ पर अंदाजा हो जाता है कि कहीं इन सबके पीछे जिशिन का तो हाथ नहीं है। फिर वो तुरंत ही उसे चिल्लाने पहुंचता है और उसे एविडेंस भी दिखा देता है कि उसके बारे में पता लग गया है कि उसने ही हैकिंग करवा के ये डिजाइन लीक करवाई थी। वो इसे चिल्लाता है कि मैंने तुम्हें वार्न किया था ना कि जेनी के पीछे मत पड़ना और तुमने फिर वही काम करी। फिर ये काफी ड्रामे करने लग जाती है और जेनी को कॉल करके उसे चिल्लाने लगती है कि मैं एक कैंसर पेशेंट हूँ, मरने वाली हूँ, फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो और शैन को मेरे खिलाफ भड़का रही हो। जेनी इसकी बातें सुनकर बहुत ही गुस्सा होती है और चिल्लाने लगती है कि तुम मुझसे कैसे बोल रही हो, एक तो तुम मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में आ रही हो और मुझे ये सब सुना रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सब करके शैन का दिल जीत लोगी? बिल्कुल भी नहीं, मेरे हस्बैंड के दिल में सिर्फ मैं ही हूँ। शैन इसका फोन लेकर ये सारी बातें सुन रहा होता है और उसे बहुत ही खुशी मिलती है। तभी जेनी कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम भी ये सब सुन रहे होंगे ना, इसी वक्त मेरे पास पहुंचो, नहीं तो अगर तुम अपनी वाइफ को छोड़कर किसी और के पास रहोगे तो तुम्हारी वाइफ तुमसे गुस्सा हो जाएगी। शैन कहता है कि नहीं नहीं, गुस्सा मत होना, मैं अब भी तुम्हारे पास पहुंच रहा हूँ। और फिर जेनी जैसे यहाँ कॉल रखती है तो इसकी फ्रेंड लूसी उसकी तारीफ करती है कि तुमने तो कितने अच्छे से लड़ी। जेनी कहती है कि मुझे समझ नहीं आता इस लड़की का, एक तो ये हमारे बीच में आई है और ऐसे प्रिटेंड कर रही है जैसे मैं थर्ड पार्टी हूँ, जबकि मैं तो उसकी लीगल वाइफ हूँ और ये होती कौन है हमारे बीच में आने वाली। फिर शैन यहाँ पर जिशिन को काफी सारी चीजें सुनाता है और अपने असिस्टेंट को बुलाकर कह देता है कि इसकी मेडिकल की ट्रीटमेंट के सारे फंड्स रुकवा दो, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये जिए या मरे। फिर लीन यहाँ पर इसे कहने लगती है कि क्या पता इन सब का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो शैनी से चिल्लाता है कि अगर मुझे पता चला ना कि तुम्हारा भी इन सब के पीछे कुछ हाथ है फिर तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा, और वो इसे वार्न करके चला जाता है। फिर लिन को यहाँ पर बहुत गुस्सा आती है कि ये जिशिन तो उसके कोई काम की नहीं निकली। इसके बाद शैन जेनी के पास फ्लावर लेकर पहुंचता है और उसे मनाने की कोशिश करता है और समझाता है कि मेरा उन दोनों लड़कियों के साथ कोई रिलेशन नहीं है। जेनी कहती है कि तुम्हारे सामने वो लड़की मुझे ये सब सुना रही थी और तुम बस सुन रहे थे। तो कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैंने उसे अच्छे से समझा दी हूँ। जेनी कहती है कि जाओ, मुझे अभी तुमसे कोई बात नहीं करनी है, और ये इसे अपने घर से भगा देती है। और फिर जेनी अपना नेम क्लियर करने के बाद शैन की कंपनी में अच्छे से अपना काम कर रही होती है और मीटिंग में अपने नए डिजाइन के बारे में बता रही होती है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे जब जेनी शैन के ऑफिस में जाने वाली होती है तभी वो यहाँ पर शैन को किसी और लड़की को हक करते हुए देख लेती है और उसके डैड कह रहे होते हैं कि वो इस लड़की के साथ उसकी शादी करवाना चाहते हैं जो कि उनके बिजनेस पार्टनर की बेटी है। जेनी सुनकर काफी अपसेट होती है कि शैन कुछ कह नहीं रहा है, यानी वो यही करना चाहता है। फिर ये अपसेट होकर चली जाती है। फिर इसके बाद वो अपनी सीनियर के साथ होती है और तभी यहाँ पर शैन से मिलने आता है। जेनी तभी यहाँ पर इससे कह देती है कि मैं तुमसे डिवोर्स लेके रहूंगी, हमें अलग होना ही बेहतर है। तो शैन इससे पूछता है कि क्या तुम अपने सीनियर की वजह से मुझसे डिवोर्स ले रही हो, तुम इसे लाइक करती हो। जेनी इसे बोल देती है कि तुम्हें जो सोचना है सोचो और अब यहाँ से जाओ। पर शैन नहीं मानता और जल्दी से जेनी को उठाकर अपने साथ कार में लेके जाता है और वो उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि वो सिर्फ उसे लाइक करता है, पर जेनी फिर भी नहीं मान रही होती है। और तभी इतने में जेनी को उसके बच्चों की कॉल आती है और वो लोग उसे पूछने लगते हैं कि मम्मी डैडी आखिर आप दोनों साथ में घर कब आएंगे। तो जेनी कहती है कि जल्दी आएंगे। फिर इसके बाद जेनी शैन के डैड से मिलने गई होती है। शैन के डैड ने इसे यहाँ पर बुलाए होते हैं ये कहने के लिए कि वो शैन से दूर हो जाए। जेनी कह देती है कि आपको मुझे कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है और आप फिक्र मत करो, मैं तो वैसे भी अब्रॉड जाने वाली थी और मेरे बच्चों का ख्याल मैं अपने दम पर रख सकती हूँ, मुझे आप लोग के पैसे की जरूरत नहीं है। अब तभी इतने में यहाँ पर शैन आ जाता है और वो जेनी का हाथ पकड़ते हुए अपने डैड से कह देता है कि आखिर आप हम दोनों के बीच में क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं। तभी जेनी यहाँ पर गुस्सा होकर चली जाती है और फिर शैन उसे मनाने के लिए अलग अलग चीजें करने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि जेनी का यहाँ पर कार एक्सीडेंट हो जाता है और तभी टाइम पर यहाँ पर शैन उसे लेकर जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचता है। फिर शैन को यहाँ पर अपने असिस्टेंट की कॉल आती है और वो इस बारे में पता करके बता देता है कि जेनी के एक्सीडेंट के पीछे उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड टैंग का हाथ है। और दूसरी तरफ हम यहाँ पर टैंग को देखते हैं जो कि लिन को कॉल करके उसे हेल्प करने के लिए बोलती है कि शैन को इस बारे में ना पता चले कि उसी ने एक्सीडेंट करवाई थी, पर लिन इसकी हेल्प करने से मना कर देती है। फिर जब जेनी को यहाँ होश आता है तो शैन फिर से उसे एक्सप्लेन करने लगता है और उसे एक चांस मांगता है
और उसे कहता है कि वो दोबारा कभी कोई झूठ नहीं बोलेगा और वो सच में उसे लाइक करता है। तो जेनी यहाँ पर मान जाती है और फिर जेनी और शेन के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है। दोनों ही बहुत ही मस्ती भी करने लग जाते हैं और तभी लिन ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और वो फिर से इन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करती है। पर शेन को पता लग जाता है और वो लिन को बहुत ही चिल्लाता है और उसे अपने से दूर होने के लिए बोल देता है। और फिर हम देखते हैं कि जेनी फिर से शेन से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर से उससे आर्ग्यूमेंट करने लगती है कि अब वो उसके साथ नहीं रहेगी और डिवोर्स लेके रहेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि शेन बहुत ही ज्यादा बीमार हो जाता है और वो हॉस्पिटल में होता है। जेनी यहाँ पर उसे मिलने जाती है और उसे उसके बारे में सारी चीजें पता लग जाती है कि उन दोनों के बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग लिन की वजह से क्रिएट हुई थी। फिर हम देखते हैं कि शेन को यहाँ पर होश आ जाता है और जेनी उसके लिए बहुत ही ज्यादा खुश होती है और फिर दोनों के बीच में फिर से सब सॉल्व हो जाता है और दोनों हक करे होते हैं। तभी इतने में यहाँ पर शेन के डैड आ जाते हैं और वो शेन से कहते हैं कि उसे जल्दी ठीक होना होगा, तभी तो वो कंपनी संभालेगा ना। और शेन के डैड जेनी से भी माफी मांग लेते हैं कि अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है और अब वो उन दोनों को अलग करने का कभी नहीं सोचेंगे। जेनी तो काफी शौक हो जाती है कि उसके डैड कैसे उसे माफी मांग कर गए। फिर शेन यहाँ पर जेनी से फिर से पूछता है कि तुम मुझे एक चांस दोगी ना, तो मुझे भरोसा करो, हम पूरी 5 की फैमिली हमेशा हैप्पी रहने वाले। तो जेनी इसे चांस देने के लिए मान जाती है और फिर हम देखते हैं कि शेन जेनी को बनाने के लिए उसे चेस करने लग जाता है और वो दोनों फिर से वही जगह मिलते हैं जहाँ पर वो लोग सबसे पहली बार मिले थे। जेनी यहाँ पर शेनी को प्रपोज करते हुए उसे कहता है कि मैं हमारी जो 6 साल वेस्ट हो गए उसे वापस सही करना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ, तो क्या तुम अब मेरे साथ घर चलोगी। तो जेनी हाँ बोल देती है और फिर शेन बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो जाता है और उसे तुरंत ही हक करता है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।